हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। पहले मैं आपको करंट का रेफरेंस बताऊंगा, उसके पीछे का हम स्टैटिक जानेंगे और उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के वेरियस इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस हैं उन सभी डिसीजंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम देखेंगे ऑनलाइन गेमिंग और जो गैम्बलिंग यानी कि जुआ है उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कौन से प्रोविजंस हैं। हमारे पास अभी जो रेगुलेटरी जो ढांचा है, अभी जो विनियामक ढांचा है, वो विनियामक ढांचा क्या है। इसी के साथ साथ इन सभी चीजों को रेगुलेट, इनको विनियमित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग डिसीजंस में क्या बोला है, उन सभी चीजों के बारे में भी हम लोग बात कर रहे होंगे। इस पूरे सेक्टर में, इस पूरी जो ऑनलाइन गेमिंग है, इस जो गैम्बलिंग है, इसमें क्या चुनौतियां हैं, क्या अवसर हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और अंत में हम यूपीएससी सीएसई मेंस एग्जामिनेशन के लिए एक जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टॉपिक देख सकते हैं आप, कर्नाटक सरकार अब ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग सेक्टर को नियंत्रित करेगी। जीएस पेपर 2 एंड 3, इससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप न्यूज देख सकते हैं। दरअसल अभी ये जो करंट का न्यूज है कि कर्नाटक सरकार इसको रेगुलेट करेगी, यहाँ तो हम सिर्फ एक रेफरेंस ले रहे हैं न्यूज का, लेकिन ये जो आज हम बातचीत करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, इस बातचीत में हम ओवरऑल पूरा डिटेल में सारी चीजों को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो न्यूज देख सकते हैं यहाँ पर, कर्नाटक सरकार ने एक जो समिति है उस समिति का गठन करा है। इस समिति को यह काम दिया है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है और जो गैम्बलिंग है उसको रेगुलेट करने के लिए, और इसका उद्देश्य यह है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म है इनको रेगुलेट करना है, इनको कंट्रोल करना है, ताकि जो धोखाधड़ी की गतिविधियां हैं उन पर लगाम लगाई जा सके और वैध गेमिंग सेक्टर को समर्थन दिया जा सके। आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके से वीडियोस आपने देखे होंगे कि जो ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करते हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं, और उनमें बहुत सारे फर्जीवाड़े भी होते हैं। आपने बहुत सारे ऐप्स का नाम भी सुना होगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म का नाम भी सुना होगा, जिनमें काफी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं उनके नाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। सो हाँ, यहाँ पर ये सभी चीजों को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए अभी कर्नाटक सरकार कुछ रेगुलेशन लेके आने के लिए जो समिति का गठन है, वो समिति का गठन कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से देखेंगे कि ये जुआ है क्या। दरअसल इसके बारे में बात करते हैं कि ये जुआ एक्चुअल में क्या है, क्या परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो दरअसल एक ऐसे खेल के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। इसमें 3 मुख्य तत्व होते हैं। अब दोस्तों, 3 मुख्य तत्व होते कौन कौन से हैं? तो देखो, इसमें क्या होना चाहिए, विचार होना चाहिए, यानी कि कंसिडरेशन होना चाहिए। उसके अलावा अवसर का जो तत्व है वो एलिमेंट ऑफ चांस होना चाहिए, यानी कि जुआ आप उसको मानेंगे कि बाई चांस आप जीत रहे हैं, कोई स्किल तो है नहीं, जुआ तो सीधी सी बात है, जुआ है, बाई चांस ही आप जीत रहे हैं, तो एलिमेंट यह होना चाहिए चांस का। और सबसे बड़ी बात है रिवॉर्ड, यानी कि आप जब इसको जीत जाएं तो फिर आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो ये सभी चीजें जुए की जो परिभाषा है, जुए की परिभाषा के अंतर्गत ये सभी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस और सरकार हमारे यहाँ की इन सभी चीजों को किस तरह से, कैसे रेगुलेट करती है, उन चीजों के बारे में हम लोग जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। पहले उससे जो इंपॉर्टेंट हमारी जो न्यूज है, सबसे बड़ी जो चीज है हमारे लिए, वो है अनअकैडमी के द्वारा जो हमारे प्लस कोर्सेज हैं उन पर 60% का ऑफर, साथ ही साथ 12 महीने का जो फ्री एक्सटेंशन है, इनको लाइव कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे 22,999 में इससे आप इन चीजों को अवेल कर सकते हैं। इनमें आपको जीएससी सेट टेस्ट सीरीज 2028 के लिए, 26 के लिए, और साथ ही साथ इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सभी जो बैचेज हैं हमारे पास, सभी बैचेज अवेलेबल हैं। आप अपनी प्रिपरेशन के लिए कोई भी बैच अवेल कर सकते हैं। जो लोग 25 में क्रैश कोर्स दे रहे हैं वो लोग ये ले सकते हैं क्रैश कोर्स, यानी कि जो प्रीलिम्स दे रहे हैं वो क्रैश कोर्स ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो अनअकैडमी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कराएगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर आप किसी भी प्रकार का एडमिशन लेते हैं और शुभ 50 इनरोल करते टाइम ये कोड अगर आप लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा, उसके साथ में आपको डेडिकेटेड लाइव जो मेंटरशिप है वो भी आपको यहाँ पर मिल रही हुई। आइए पूरे मुद्दे को हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो ऑनलाइन सट्टेबाजी है इसको कंट्रोल करने की जरूरत क्यों है, क्या आवश्यकता है इसको कंट्रोल करने की, आइए इसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। तो बेहतर निगरानी और प्रवर्तन, आप लोग जानते हैं जो ऑनलाइन जो गेमिंग है या फिर ऑनलाइन जो सट्टेबाजी है, जुआ है, इनको बैन करना ऑलमोस्ट नामुमकिन, या फिर मैं कहूं बहुत मुश्किल है। इनको बैन इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। और अगर इनके ऊपर हम बैन लगाते हैं तो भी सारी एक्टिविटीज होती हैं काइंड ऑफ, जैसे आप समझेंगे कि जैसे शराबबंदी कई राज्यों ने करी है, तो शराबबंदी यानी कि बैन लगा दिया लेकिन इससे उसको तब भी नहीं रोक पा रहे हैं। इससे बढ़िया तो रेगुलेट कर लो, विनियमन कर लो, तो कुछ ना कुछ राजस्व भी आएगा, और जो कुछ रेगुलेशंस हैं, जो फ्रॉड्स जैसी चीजें होती हैं, करप्शन जो होते हैं, उनसे बचाव होगा। इसी प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन सट्टेबाजी है, अगर हम इसको रेगुलेट करते हैं बैन करने की बजाय, तो शायद ज्यादा बेहतर परिणाम आ सकते हैं। अभी यहां पर हम जो लॉ कमीशन की जो 276वीं रिपोर्ट है इसका भी हवाला हम यहां पर देखेंगे। तो सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों को वैध और विनियमित बनाना, ये बेहतर निगरानी में मदद कर सकता है।
पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से अगर हम बैन करते हैं तो फिर वो फायदे की चीज नहीं है। उससे बेहतर है रेगुलेशन करना, इन्फोर्समेंट करना चीजों का। मैच फिक्सिंग की समस्या को संबोधित करना, यहां पर इसके बारे में बात करते हैं। तो दरअसल सट्टेबाजी को कंट्रोल करने से जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा अनैतिक भागीदारी है उसको कम करने में मदद मिल सकती है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर आप लोगों को पता होगा, जो न्यायमूर्ति लोढ़ा कमेटी थी, लोढ़ा कमेटी ने भी इसी तरह की जो सिफारिश है वो करी थी कि भाई आप बैन करने की कोशिश करोगे ना, नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है पूरे सिस्टम में चीजों को लेके आना। लेकिन हाँ, अगर आप रेगुलेट करोगे तो आप ज्यादा बेहतर परिणाम ला सकते हो। बैन करके भी देख लिया, बेहतर परिणाम नहीं आए, अभी रेगुलेट करके देखिए तो ज्यादा चीजें बेहतर होंगी। ये जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी पर लगाम लगाना, क्योंकि आप लोग जानते हैं यार कि जो ऐसी गैम्बलिंग है, ऑनलाइन सट्टेबाजी है, इनमें ब्लैक मनी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। यानी कि जो अवैध सोर्सेस से कमाई हुई आय है, ऐसा जो धन है, उसको इसमें डाला जाता है और फिर यानी कि जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करके सोर्स में लाना, जो अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा है उस मुख्य धारा में लाने की कोशिश करी जाती है। तो इस तरह से पूरे देश की जो इकोनॉमी है उसको काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर देखेंगे फिक्की लंबे समय से सरकार से सट्टेबाजी को वैध बनाने की मांग कर रहा है और इसके जरिए 12,000 से 19,000 करोड़ रुपए तक की जो संभावित राजस्व की जो बात है वो बात करी गई है। बैन लगाने से भी चीजों को नहीं रोक पा रहे, उससे बढ़िया ये है कि रेगुलेट करके चीजों को, कि जैसे अवैध गतिविधियां हैं वो भी ना हो, धोखेबाजी, फ्रॉड, करप्शन ऐसी चीजें भी ना हो, और अगर साथ ही साथ रेवेन्यू भी आ जाए तो शायद ये ज्यादा बेहतर रास्ता हो सकता है, क्योंकि रोक तो वैसे भी नहीं पा रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से नियंत्रित तो चीजों को वैसे भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इस मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, वैश्विक ऑनलाइन जुआ बाजार का जो आकार है 2022 में ये 63.53 बिलियन ये अमेरिकी डॉलर था और 2023 से 2030 तक ये 11.7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, जिसे CAGR हम कहते हैं, इससे बढ़ने की इस मार्केट की काफी ज्यादा उम्मीद है। एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे बड़ा ऑनलाइन जुआ बाजार है, इसमें से चाइना और जापान सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं इस पूरे मार्केट के। अब हम बात करते हैं कि इस ऑनलाइन जुए से जुड़ी जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां क्या हैं, उन चुनौतियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रेगुलेशन का अभाव। जैसा मैंने बताया कि अभी हम बैन करने की बात करते हैं, कोई किसी प्रकार का रेगुलेशन नहीं होता इन प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जब रेगुलेशन नहीं होता तो फिर इनके द्वारा जो आम जनता है या फिर जो भी लोग इसमें भाग ले रहे हैं उनके साथ में धोखेबाजी, फ्रॉड जैसी चीजें काफी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है। और जिस व्यक्ति के साथ फ्रॉड होता है वो फिर उसके साथ भी, उसके सामने भी कुछ कोई ऑप्शन ज्यादा ऐसा रहता नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब इनको बैन करने की बजाय इनको रेगुलेट करना शुरू करें, ताकि जो फ्रॉड्स बड़े स्तर पर होते हैं उन फ्रॉड्स को रोका जा सके। जो सादा, जो भोले भाले लोग हैं, एकदम आम जनता है, उसका जो पैसा जाता है, उन सभी चीजों को, उन फ्रॉड्स को रोका जा सके। लत लग जाती है, आप लोग जानते हैं जुए का गेम ऐसा ही होता है। आप एक बार 100, 200, 1000, 500 डबल ट्रिपल आप 4 टाइम अगर पैसा जीतेंगे, एक बार आपको ये लत लग जाएगी कि मैं तो इससे जीत रहा हूँ, सारा पैसा इकट्ठा करके आप लगा देंगे, सारा पैसा गड्ढे में चला जाएगा। इस तरह से ज्यादातर लोगों को आपने बर्बाद होते हुए देखा होगा इस जुए की लत के कारण, फिर चाहे वो ऑनलाइन है फिर चाहे वो ऑफलाइन है। मनी लॉन्ड्रिंग, जैसा मैंने आपको बताया, मनी लॉन्ड्रिंग का सिंपल सा मामला यह है कि जो ब्लैक मनी है उस ब्लैक मनी को गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में प्रवेश कराना, लेयरिंग करना, मल्टीपल अकाउंट्स में उन सभी चीजों को निकालना और उसके बाद मुख्य धारा में बड़े स्मार्ट तरीके से उस पैसे को लेके आ जाना, जिससे कि उस पैसे के सोर्स का पता लगाना बहुत मुश्किल हो सके। तो ये जो सारी चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। साइबर सुरक्षा जोखिम, आप लोग जानते हैं आज के टाइम पर साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा हो चुका है। और साइबर सुरक्षा जोखिम, जब आप कोई ऑनलाइन बैटिंग जो गेम्स हैं, एप्स हैं, इन सभी चीजों का, ऐसे प्लेटफॉर्म का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप अब बिना सोचे समझे सारी अनुमतियां दे देते हैं। आपका डेटा प्राइवेसी रहा, जो सारी जितनी धोखाधड़ी हो सकती है, बहुत आसान है ऐसी चीजों से लोगों को फंसाना। सामाजिक अलगाव, ये चीज आपने प्रैक्टिकली देखी होगी, अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा करता है, आप ना करें, डेफिनेटली अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो आपको पता होगा कि जब व्यक्ति इन लतों में फंस जाता है तो फिर उस व्यक्ति को समाज में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसे इन चीजों की एक कटाव हो जाता है, एक सोशल एलिनेशन हो जाता है। वो व्यक्ति इन्हीं सब जो एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज में वो व्यक्ति फंसा रहता है। अब हम बात करते हैं अलग अलग जो कोर्ट के डिसीजंस हैं इन चीजों के रेगुलेशन को लेके, वो कोर्ट के डिसीजंस क्या आए हैं। डॉक्टर KR लक्ष्मण बनाम तमिलनाडु राज्य, 1996 के अंदर ये डिसीजन आता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कौशल के खेल, यानी कि ऐसे खेल जिनमें स्किल इन्वॉल्व है, जैसे घुड़दौड़ रहा और रमी रहा, इनको सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 के तहत में जुआ नहीं माना जा सकता। जैसे आपने देखा होगा, रेसिंग मूवीज वगैरह आपने देखी होंगी कि जब घोड़ों की दौड़ होती तो उनके ऊपर पैसा लगाया जाता, तो वो भी एक प्रकार का जुआ है हालांकि, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्किल भी इन्वॉल्व है तो वो स्किल की वजह से इनको जुए के अंतर्गत शामिल नहीं कराया जाता। क्यों? क्योंकि जुए में रैंडम चीजें होती हैं, लक के आधार पर चीजें होती हैं, आप वहां पर स्किल जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकती जुए के अंदर।
इसी प्रकार से एक और केस आता है आंध्र प्रदेश राज्य बनाम के सत्यनारायण 1968 के अंदर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दांव पर रमी खेल खेलना जुआ माना जाता है और इसलिए ये अवैध है। तो इसी प्रकार से अलग अलग जो काफी सारे जो डिसीजंस हैं वो डिसीजंस हमें देखने को मिलेंगे इन सभी एक्टिविटीज के माध्यम से। वरुण गुम्बर बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, ये 2017 में केस आता है और यहाँ पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ये घोषणा करी कि ड्रीम 11, आपने काफी ज्यादा जो एडवर्टाइजमेंट है आईपीएल वगैरह में देखा होगा, तो ड्रीम 11 जैसे जो ऑनलाइन जो फैंटासी खेल हैं उनमें पर्याप्त कौशल की आवश्यकता होती है और इन्हें जुआ नहीं माना जा सकता। अब परिभाषा की बात है, सीधी सी बात है, आप उसे ऑनलाइन बस आप टेक्निकलिटी पर खेल रहे हैं कि भाई ठीक है ड्रीम 11 पे कोई टीम बना रहा है, वो कितना पैसा जीत रहा है, उसके लिए स्किल की आवश्यकता है, जस्ट एक एलिमेंट ऐड कर दिया आपने स्किल का, अब वो जुए की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। ये भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, महालक्ष्मी सांस्कृतिक संघ बनाम तमिलनाडु राज्य 2013 में ये केस आता है। मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा कि पोकर और रमी जैसे जो ऑनलाइन जुआ खेल हैं ये जुआ माने जाते हैं और इसलिए ये सभी अवैध हैं। श्री कृष्ण अग्रवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य 1999 में ये आता है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि पोकर के खेल में पर्याप्त कौशल की आवश्यकता होती है और इसलिए इसे जुआ नहीं माना जा सकता। यहां पर रोका जा रहा है या फिर से अलाउ कर दिया। तो इस तरह से अलग अलग केसेस में हमें अलग अलग जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब कुछ जो चिंताएं हैं इनसे रिलेटेड उन चिंताओं को देख लेते हैं कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए को कंट्रोल करने से रिलेटेड जो चिंताएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली गेम ऑफ स्किल, यानी कि जो स्पोर्ट्स बैटिंग की अवधारणा है घुड़दौड़ सट्टेबाजी जैसी होती है, इसलिए इसे भारत में अनुमति दी जानी चाहिए। यानी कि जिस तरह से घुड़दौड़ में भी स्किल की आवश्यकता पड़ती है कि जो राइडर होता है उसकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, डेफिनेटली घोड़े के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन हाँ वहां पर स्किल भी यहाँ जो है मैटर करती है, इसलिए इनको यहाँ पर अनुमति दी जानी चाहिए। कुछ तर्क ऐसे आते हैं। आरएमडी चमर बागवाला ये केस है 1957 में आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा था कि जिन गतिविधियों में पर्याप्त कौशल शामिल हो वो व्यावसायिक मानी जाएंगी और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है उसके तहत जो संरक्षित हैं उसके तहत उनको जो संरक्षण है वो संरक्षण मिलेगा। अब जुआ के बारे में हम बात करें तो भी जो चुनौतियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जुआ दरअसल राज्य का विषय है। जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो कैटेगराइजेशन है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, तो जुआ राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखेंगे यदि केंद्र सरकार कोई भी ऐसा कानून लेके आती है, हालांकि अभी तुम कर्नाटक सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी कानून लाने की बात करी जाती है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऐसा कोई कानून लेके आती है फिर हस्तक्षेप करती है तो ये संघीय ढांचे और साथ ही साथ शक्ति के विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा। तो संघीय ढांचे का मतलब आप जानते हैं यहाँ पर केंद्र सरकार है, यहाँ पर अलग अलग स्तरों पर आपकी जो राज्य सरकार है वो देखने को आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना। पर्यटन पर प्रभाव पड़ेगा। ज्यादातर राज्यों में जैसे गोवा के बारे में आप बात कर लें तो ये रियल इमेज है, गोवा के अंदर जाते हैं लोग ज्यादा, गोवा हुआ, थाईलैंड हुआ, बैंकॉक हुआ, तो लोग वहां पर जाते हैं और आराम से ऐसे फैंटेसी जो गेम्स हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो ऐसे जो कसिनोज होते हैं काफी सारे लोग जाते हैं और डेफिनेटली पर्यटन के लिए ऐसी चीजों को यहाँ पर जो है माना जाता है। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, कैसे इन सभी चीजों को किन अधिनियमों के माध्यम से, किन जो हमारे फ्रेमवर्क ऐसे हैं जिनके माध्यम से इन सभी चीजों को रेगुलेट, उनको विनियमित किया जाता है भारत के अंदर। तो हम देखेंगे जो हमारे नए आईटी रूल्स 2021 हैं उनके अधीन ये इनको रेगुलेट किया जाता है। ये दरअसल एक सह विनियामक प्रणाली है जिसमें जो मेती हमारी यानी कि जो मेती हमारा जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतंत्र स्वनियामक निकाय ये निर्धारित करते हैं कि कौन सा ऑनलाइन रियल मनी गेम आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है और कौन सा नहीं, वो इनको रेगुलेट करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से हमारा जो आईटी एक्ट जो है हमारा संशोधन नियम 2023, इनके बारे में बात करें तो ये ऑनलाइन जो गेमिंग है उसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है, प्राइवेसी पॉलिसी होती है और यूजर एग्रीमेंट में जो ट्रांसपेरेंसी है उसको अनिवार्य यहाँ पर करा गया है। ठीक है। राज्य विशिष्ट कानूनों के बारे में बात करें तो असम के द्वारा भी एक ऐसा कानून है यहाँ पर जो हम देख सकते हैं, असम गेमिंग एंड बैटिंग एक्ट 1970 वो लागू है और गोवा में गोवा दमन एंड दीव पब्लिक जो गैम्बलिंग एक्ट 1976 है वो इस तरह से यहाँ पर लागू है। तो इन सभी चीजों को हमने देखने की कोशिश करी, इस पूरे मुद्दे को हमने देखने की, जानने की, सभी एंगल्स को परखने की हमने यहाँ पर कोशिश करी। अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पर, मेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, तेजी से बढ़ रहा ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग उद्योग भारत में आर्थिक अवसरों और नियामक चुनौतियों दोनों को जन्म दे रहा है। विश्लेषण कीजिए कि प्रभावी नियमन किस प्रकार काले धन और अनैतिक गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ साथ आर्थिक जो संभावनाएं हैं उनको बढ़ावा दे सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको स्कोप भी बताया, मैंने अभी आपको इंडस्ट्री का साइज बताया, ग्रोथ भी मैंने आपको बताई, तो उन सब चीजों का डेटा का इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर वो कर सकते हैं। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।